नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत हम जो सीरीज चलाते हैं, जिसके अंतर्गत जो सीटेट दिसंबर 2022 नाम से पेपर हुआ था, जिसके पेपर फरवरी 2023 तक हुए थे, उसके अंतर्गत आज हम आपको 10 जनवरी 2023 को जो पेपर हुआ था उसके CDP के 30 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। CDP के 30 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। उसमें आप देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन उसमें से बन पा रहे हैं, कितने नहीं बन पा रहे हैं, कहाँ आपकी स्ट्रेंथ है, कहाँ आप वीक पड़ रहे हैं। इस हिसाब से आप अपने आप को मैनेज कीजिए, क्योंकि पेपर अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। पेपर की डेट आपको पता है ये 20 अगस्त को है, तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी को फिर और ज़्यादा जोर उस फील्ड पर दे सकेंगे जहाँ आपकी कमजोरी होगी। तो सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है, बताइए। इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी सजेस्ट। बाल्यावस्था और किशोरावस्था की पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था होती है। विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है, क्या ऐसा है? क्या नहीं, ये तो गलत है। केवल आनुवंशिकता विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं, ये भी गलत है। ये भी गलत है। एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता, ये भी गलत है। एक क्षेत्र का विकास जो है वह दूसरे क्षेत्र में प्रभावित करता है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा कि मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय। इसमें सिंपल भाषा में बताऊँ, आपको पॉजिटिव वर्ड बताना था बस। तो इसमें पॉजिटिव एक ही है कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था की पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था होती है। यही क्या है? मस्तिष्क नमनीयता या फिर ब्रेन प्लास्टिसिटी। ब्रेन प्लास्टिसिटी मतलब बाल्यावस्था और किशोरावस्था में जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो बड़ा संवेदनशील होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 है, किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा है क्या? एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप में देती है, कभी पारस्परिकता नहीं करते हैं, ऐसा है क्या? विकास पर बहुत ही कम प्रभाव डालते हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि आनुवंशिकता से संबंधित कारक जो हैं और वातावरण परिवेश से संबंधित स्रोत जो होते हैं वह विकास पर बहुत कम प्रभाव डालते हैं? ये भी गलत है। पारस्परिकता नहीं करते हैं, दोनों एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं, तो दोनों एक दूसरे से परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। तो इसमें साधारण शब्दों में बोलूँ तो आनुवंशिक और वातावरणीय परिवेश परस्पर अंतःक्रिया करके विकास को प्रभावित करते हैं, यही इसका आंसर था। ये एक जटिल तरीके से पारस्परिकता अर्थात अंतःक्रिया द्वारा विकास को रूप देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 देखते हैं कि एक बालक अपना प्रारंभिक समाजीकरण का पाठ डैश से पता है। ये तो हर सेशन में आया था, भी कल भी आया था, ये परसों हर सेशन में प्रश्न आता है। प्रारंभिक समाजीकरण किससे होता है? विद्यालय से होता है, मीडिया से होता है, पेरेंट्स से होता है, अखबारों से। तो बालक का जो प्रारंभिक समाजीकरण होता है वह माता पिता और आसपास के आसपास के पड़ोस से होता है, समाज से नहीं होता। प्रारंभिक समाजीकरण माता पिता और पड़ोसियों से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4 देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चा वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करता है? तो संकेतों का इस्तेमाल कब करता है? इसको मैंने आपको बताया था। संकेतों का इस्तेमाल पूर्व संक्रियात्मक में आता है। पूर्व संक्रियात्मक में बहुत कम ही चीज़ें आती हैं, आप मेरी थ्योरी देख लीजिएगा। उनमें से एक होता है संकेतों का इस्तेमाल, जो है सांकेतिक गेम जो होता है वह प्री ऑपरेशनल अर्थात दूसरे स्टेज पे आता है, प्री ऑप्शनल में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं, बताइए। मस्तिष्क में जो ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वह स्कीमा ही तो कहलाती हैं। इसमें तो आपको कुछ देखना ही नहीं था। स्कीमा वही होती है जो मस्तिष्क में हमारे पहले से जो ज्ञान से व्यवस्थित संरचनाएं होती हैं, जो हमारा ज्ञान पहले से ही होता है, वह क्या होता है? स्कीमा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रश्न 6 देखते हैं कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र किसने दिया था? समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD, पाड़, यमकेओ और सांस्कृतिक उपकरण, ये सब किसने दिया था? कोहलबर्ग ने तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, गार्डनर बहुविधिक सिद्धांत, पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वाइगोत्स्की ने जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था उसके अंतर्गत ZPD और यमकेयो और पाड़, ये जो होता है जो टेम्परेरी हेल्प होती है, ये सब दिया था। सांस्कृतिक उपकरण जो दिए थे ये सब क्या है? वाइगोत्स्की के जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है उसके अंतर्गत आता है, उसके अंतर्गत संप्रत्यय आता है ये। प्रश्न 7 देखते हैं। चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए ले वाइगोत्स्की स्पष्ट रूप से किसको महत्व देते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि वाइगोत्स्की अगर शब्द आए तो सीधा आपको क्या देखना है? समाज या संस्कृति देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए अपने आप हो जाएगा। उन्होंने सिर्फ समाज और संस्कृति को महत्व दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न 8 देखते हैं, निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए, तो नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए किसने अपना सिद्धांत दिया था? स्किनर ने, गार्डनर ने, कोहलबर्ग ने या वाइगोत्स्की ने? तो कोहलबर्ग ने नैतिक तार्किकता का चरणों में व्यवस्थित किया था ना, नैतिक विकास जो था वो कोहलबर्ग का था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न अभिकथन और तर्क है। प्रश्न 9 जो है वह अभिकथन और तर्क है। एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए। बिल्कुल ये बात सही है, कई प्रकार की अध्यापन सामग्री हमें प्रदान करनी चाहिए, ये ट्रू है। एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होते हैं, ये बिल्कुल सही है। जो सहायक माहौल होता है उसमें विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सहायक होते हैं। तो ए और आर दोनों सही है। देखते हैं, बोथ है एंड आर टू, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। प्रश्न 10 देखते हैं कि बुद्धि लब्धि या फिर आईक्यू जिसे कहते हैं उसके परीक्षण की आलोचना करने का आधार क्या है? पक्षपाती मानदंड होता है, गुणात्मक आकलन का प्रयोग करता है, सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखता है, या फिर बच्चों के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करता है। तो क्या वह बच्चे के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करता है? नहीं। उसकी आलोचना क्यों की जाती है? ये नहीं करता है, इसलिए आलोचना नहीं की जाती। सांस्कृतिक संवेदनशीलता को भी वह ध्यान में नहीं रखता है। वह गुणात्मक आकलन का प्रयोग करता है, बिल्कुल। वह क्या नहीं करता है, उसकी आलोचना क्यों की जाती है? वह पक्षपाती मानदंड होता है। जो बुद्धिलब्धि परीक्षण होती है वो क्या होता है? पक्षपाती मानदंड होता है, इसलिए उसकी आलोचना की जाती है, मतलब पक्षपात करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 11 देखते हैं, ले वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन में बाधक होती है? नहीं, चिंतन में बाधक भाषा नहीं होती। भाषा क्या होती है? चिंतन को सुसाधित करती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। भाषा जो होती है वह चिंतन को सुसाधित करती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12 देखते हैं कि वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा का विषय यह क्या दिखाता है? यह जेंडर रूढ़िवादिता दिखाता है, समावेशी उपागम थोड़ी ना। ये जेंडर इक्वलिटी दिखा रहा है? नहीं। खोजी अधिगम दिखा रहा है? नहीं। ये क्या दिखा रहा है? जेंडर स्टीरियोटाइप कि लड़कियां गृह विज्ञान ही लेंगी, बच्चे शारीरिक शिक्षा लेंगे, या फिर लड़कियां बायोलॉजी लेंगी और बच्चे जो है मैथ लेंगे। क्या दिखाता है? जेंडर रूढ़िवादिता दिखाता है ना। जो एक धारणा बन जाती है आम आदमी के मन में, वह जेंडर रूढ़िवादिता होती है। इसको मैंने आपको पॉलिटी के चैप्टर में पढ़ाए हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 13 देखते हैं, कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? प्रॉब्लम शामिल होती है, रुकावट शामिल होती है, बाधा शामिल होती है। विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में क्या रुकावट समस्या नहीं शामिल होती? क्या संसाधन शामिल होता है? संसाधन से विविधता अध्यापन अधिगम किया जा सकता है। तो ये सब तो निगेटिव हो गए। तो क्या नहीं शामिल होती है? रिसोर्स शामिल होता है, बाकी ये सब नहीं शामिल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 14 देखते हैं कि निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बनता है? तो बताइए, अधिगम का रूप असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है? बताइए। असेसमेंट एज लर्निंग इसको आपको पढ़ाया गया है। असेसमेंट एज लर्निंग किसे कहते हैं? स्व आकलन को कहते हैं ना। तो विद्यार्थी द्वारा किए गए स्व आकलन जो होता है उसे ही असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं। फॉर क्या होता है? फॉर से फॉर्मेटिव हो जाता है, तो रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है वो फॉर्मेटिव होता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या हो जाता है? योगात्मक मूल्यांकन। समेटेटिव असेसमेंट जो होता है, जो वर्षांत परीक्षाएं होती हैं वो क्या होती हैं? समेटेटिव असेसमेंट होती हैं। प्रश्न 15 जो है अभिकथन और तर्क है। चलिए देखते हैं। किसी नए संप्रत्यय को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेहों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल ये तो सही है कि संप्रत्यय को सिखाने के लिए अगर अध्यापिका विद्यार्थी को सवाल पूछने और संदेहों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उसको सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता है, ये गलत है। समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाता है सवाल पूछना, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है, ना कि बाधा पैदा करता है। आर गलत हो गया, ए सही है। देखते हैं। हाँ, ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए तो सही है लेकिन आर गलत है। प्रश्न 16 देखते हैं कि वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समायोजन हेतु निम्न में से क्या बाधा बन जाती है? बताइए। जो वंचित समूह होते हैं, मतलब जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप होते हैं, जिनको मतलब ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिलती है, उनसे संबंधित विद्यार्थियों के सफल समायोजन हेतु बाधा क्या बनती है? सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का समारोह, क्या ये बाधा बनती है? नहीं, ये बाधा नहीं बनती। उनके सामाजिक समूहों से संबंधित प्रेरणा स्रोतों की अब स्वीकृति करेंगे तो क्या वो बाधा बनेगी? विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना, उनमें पदानुक्रमता स्थापित करना, या फिर एक साझी राष्ट्रीय अस्मिता मनोगत गणना और संबद्धता के भाव को बढ़ाना। संबद्धता के भाव को बढ़ाएंगे तो क्या ये गलत है? ये बाधा बनेगी? नहीं, ये सही है। क्या इसमें दिक्कत है सुलह में?
कि विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना, हाईलाइटिंग डिफरेंस इन वेरियस प्रैक्टिसेस। आप प्रथाओं के बीच में अंतर पैदा करेंगे, वो बच्चों के बीच में समावेशन नहीं, उनके बीच में थोड़ा सा दूरियां बढ़ाएगी। तो ये क्या है, ये बाधा बनाता है। और उनमें पदानुक्रमिता स्थापित करेंगे, आप उनमें पदानुक्रम स्थापित करेंगे कि आपका समाज अच्छा है, आपका समाज 1 नंबर पे है, दूसरे का समाज 2 नंबर पे है, सबसे लास्ट समाज आपका है, सब पहला आपका त्यौहार ऐसे है, दूसरे का त्यौहार अच्छे है, आपका त्यौहार जो सबसे खराब है। तो ये पदानुक्रमिता अगर आप स्थापित करेंगे तो क्या बाधा बनेगी ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17 देखते हैं। प्रश्न 17 क्या कह रहा है, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले सभी विद्यार्थी अपनी शैक्षिक विशेषताओं में एक जैसे होते हैं क्या, ऐसा है क्या? नहीं, ये गलत है। सबकी अधिगम कठिनाई जो होती है वो अलग अलग होती है, अलग अलग कारणों से अधिगम कठिनाई होती है। विद्यार्थियों को विशिष्ट विद्यालयों में पढ़ाना जायज़ नहीं, ये भी गलत है। विद्यार्थी हमेशा अतिक्रियाशील होते हैं, हमेशा अतिक्रियाशील नहीं होते, कुछ एक्टिव होते हैं, कुछ इनएक्टिव भी होते हैं। विद्यार्थी अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल ये बात सही है। विद्यार्थियों को जो शैक्षिक सामर्थ्य होता है और उनकी जो चुनौतियां होती हैं, मतलब उनकी जो बाधाएं होती हैं, वो अलग अलग हो सकती हैं। उनको अलग अलग चुनौतियों से निपटना पड़ता है। किसी को मैथ में बहुत अच्छी पकड़ है और भाषा में गलत पकड़ है, मतलब भाषा में कमज़ोर है, तो इस प्रकार किसी भाषा में अच्छी है मैथ में कमज़ोर है, तो इस प्रकार चुनौतियाँ भी अलग अलग होती हैं और शैक्षिक सामर्थ्य भी सबका अलग अलग होता है। तो क्या इसमें सही है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। प्रश्न 18 देखते हैं। कमतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों को सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है। तो क्या कह रहा है, जो जिनका विजन कमजोर है उनमें क्या उनका समावेशन किस प्रकार कर सकते हैं, बताइए। प्रश्न 18 में ऑप्शन चलिए देखते हैं। कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हो, इन विद्यार्थियों को पृथक्करण हमें कभी नहीं करना है। पृथक्करण जो है वह पृथक्करण मतलब अलग करना, अलग हमें कभी नहीं करना। बोर्ड से काफ़ी दूर उनकी सीट स्थित, उनका विजन पहले से ही कमजोर है, उनकी सीट दूर लगाएंगे तो क्या उनका अच्छा होगा और बुरा हो जाएगा। केवल दृश्य प्रस्तुतिकरण द्वारा, दृश्य प्रस्तुति विजन खराब है तो उनको और भी श्रव्य साधनों पर ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद होने चाहिए, मतलब जो सहायक उपकरण है जैसे श्रव्य साधन हो जाए, दृश्य श्रव्य साधन दोनों हो जाए, इन सब साधनों का उपयोग, सहायक उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 19 देखते हैं। अवधान न्यूनता अतिक्रियाशील विकार जिसे ADHD कहते हैं, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से जूझते विद्यार्थी के बारे में निम्न में से क्या सही है। तो प्रश्न 19 में देखते हैं। ये आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दिखाते हैं, वे काफ़ी देर तक निर्धारित सीट पर बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं, वो बैठ नहीं सकते, वो हर सेकंड कुछ नया सोचते रहते हैं। उनके सभी को सुनने की सहनशीलता बिल्कुल नहीं होती, उनकी सहनशीलता शून्य होती है, मतलब सहनशीलता, वो हमेशा कुछ ना कुछ अलग सोचते हैं। तो वे अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित रूप करते हैं, कभी नहीं, उनको व्यवस्थित रूप नहीं दे पाते हैं, कभी कुछ करेंगे कभी कुछ, 1 सेकंड में कुछ और 1 सेकंड में कुछ। इसका क्या हो जाएगा, वे आवेगशीलता का निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं, मतलब उनमें इंपल्सिविटी जो होती है, आवेगशीलता मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी जो होती है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी वो क्या होती है, ज़्यादा दिखाते हैं और निरंतर स्वरूप उसका दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 20 देखते हैं कि निम्न में से कौन सी युक्ति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने की प्रभावी रणनीति, बताइए। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरत को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। जानकारी को समझने हेतु अतिरिक्त समय देंगे हम उसको, बहुत आसान और सरल सवाल पूछेंगे, स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपना, या फिर उनके सफलता को निम्न उम्मीद, सफलता से निम्न उम्मीद रखना है हमें, नहीं, आसान और सरल सवाल पूछेंगे तो उसको क्या मदद मिलेगी, उसको क्या करना है, स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य उसको सौंपना है, मतलब सेल्फ इनिशिएटेड हायर ऑर्डर थिंकिंग टास्क देंगे ताकि उसकी बुद्धि का जो है विकास हो सके और अधिक विकास हो सके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 21 देखते हैं कि गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए किसी तरह के बाह्य निर्देशन और आंतरिक प्रेरक जरूरत होती है या फिर किसी भी तरह के बाह्य निर्देशन या प्रेरक जरूरत नहीं होती। तो आप बताइए, बांसुरी बजाना और शतरंज खेलना बिना प्रेरणा के सीख सकते हैं, बिना निर्देशन के? नहीं, गलत है। बाह्य निर्देशन की जरूरत होती है, अब प्रेरणा नहीं होती, ये भी गलत है। किसी भी स्रोत या बाह्य निर्देशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, इस सब गलत है। इसमें क्या ऑप्शन सही है कि किसी तरह के बाह्य निर्देशन और आंतरिक प्रेरणा दोनों की जरूरत होती है। आप बांसुरी बजाना ऐसे नहीं सीख सकते, आपको पहले अभी प्रेरणा भी चाहिए उसके बारे में, मतलब आपको पसंद होना चाहिए वो, दूसरा आपको निर्देशन भी कुछ बहुत मिलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 22 देखते हैं, चलिए। विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखते हैं, बताइए। विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखते हैं? केवल पाठ्यपुस्तकों द्वारा, केवल अध्यापकों द्वारा कहे शब्दों को दोहराकर, अपने आस पड़ोस से पारस्परिकता द्वारा, या निष्क्रिय नकल? तो बिल्कुल निगेटिव, निगेटिव केवल लगा है, केवल लगा है निगेटिव। क्या हो जाएगा आंसर? अपने आस पड़ोस से पारस्परिकता अर्थात क्रियाशीलता दिखा के, अंतःक्रिया करके आस पड़ोस से ज़्यादा अच्छे सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 23 देखते हैं कि प्रबल रूप से डैश शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान में सहायक होता है, बताइए। इसमें क्या है, बाल केंद्रित रखेंगे तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों ज्ञान के सृजन में सहायक होता है, क्या ऐसा है क्या? अध्यापक केंद्रित सृजन में सहायक होता है, बाल केंद्रित केवल पुनरुत्पादन में सहायक होता है, या अध्यापक केंद्रित भंजन में सहायक होता है, बताइए। अध्यापक केंद्रित भंजन में सहायक होता है, ये भी गलत नहीं है। बाल केंद्रित पुनरुत्पादन में केवल सहायक होता है, ये गलत नहीं, गलत है। अध्यापक केंद्रित जो होता है वह सर्जन में सहायक नहीं होता है, जो
बाल केंद्रित होता है वह क्या होता है? ज्ञान के सृजन में सहायक होता है। तो ज्ञान के सृजन में क्या सहायक होता है? बाल केंद्रित। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 23 में ए हो जाएगा। प्रश्न 24 देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक है? बताइए कौन सा प्रकार का अधिगम है जो संलग्नता में बाधक होगा अधिगम में? विद्यार्थियों को जीवन से आधारित कार्य देना, विद्यार्थियों को रुचि आधारित कार्य देना, ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो। तो बाधक क्या हो जाएगा? ऐसे कार्य देंगे हम जब जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो जाएगा वह अधिगम में बाधक बनेगा। जीवन से आधारित कार्य हमें हर फील्ड में देना, तो ये सही है। क्या इसमें गलत पूछ रहा था? बाधक क्या बनेगा? ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 25 देखते हैं कि अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए? अर्थपूर्ण और संदर्भित होना चाहिए, अर्थ संदर्भहीन और अर्थहीन होना चाहिए, गलत है। अर्थपूर्ण और असंबंधित होना चाहिए, मीनिंगलेस होना चाहिए, मीनिंगलेस। अर्थहीन बिल्कुल नहीं होना चाहिए और असंदर्भित भी नहीं होना। क्या होना चाहिए? अर्थपूर्ण भी हो, संदर्भित भी, कॉन्टेक्चुअलाइज हो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 26 देखते हैं, हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों पर फेरबदल करते हैं, फिर भी औसतन रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है? उपयुक्त हल ढूंढना, समस्या का प्रस्तुतिकरण करना, समस्या की पहचान करना या अपनाए गए समाधान का मूल्यांकन करना। तो बताइए समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला स्तर क्या होगा? पहले आपको समस्या जब पता होगी तभी तो आप समस्या समाधान प्रक्रिया करेंगे। तो सबसे पहला स्तर क्या हो जाएगा? समस्या आपको पता होनी चाहिए कि आपकी समस्या क्या है। तो समस्या की पहचान करना आपको उसकी पहला चरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 27 चलिए देखते हैं। प्रश्न 27 कह रहा है, औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पूर्व भी बच्चों अपने आस पड़ोस के बारे में, जैसे कि उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जिनसे वे समागम करते हैं, एक संपन्न समझ विकसित कर लेते हैं। एक अध्यापिका को उनकी इस तरह की समझ को पूरी तरह नकार देना चाहिए, मानकीकृत पाठ्यक्रम में बदल देने का प्रयास करना चाहिए, उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए या अधिगम के लिए दोषपूर्ण और महत्वहीन मानना चाहिए। तो मतलब इसमें कह रहा है कि जो बच्चे पहले से ही अपने जो आसपास की वस्तुएं और घटनाएं होते हैं उन्हें समागम कर लेते हैं और उनके बारे में एक अपनी समझ विकसित कर लेते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? नकार देना चाहिए? नहीं, उनको नकारना नहीं चाहिए, ना ही मन की पाठ्यक्रम बदलना चाहिए। उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए। क्या ऑप्शन हो जाएगा? जो उनका पूर्व ज्ञान है उसको उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 28 देखते हैं, कथन और तर्क है। प्रश्न 28 देखते हैं क्या है कि कथन है, विद्यार्थियों को अधिगम के संवेगात्मक पहलू को अनदेखा करना। संवेगात्मक पहलू को अनदेखा करना नहीं, गलत है। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है, संबंधित हैं, तो दोनों गलत है। कथन और तर्क दोनों गलत है, क्योंकि संवेगात्मक पहलू को हमें देखना है और संवेग और संज्ञान जो होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोनों गलत हैं, बोथ एंड आर फॉल्स। प्रश्न 29 देखते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को के लिए प्रेरित करना, प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित नहीं करना है। कंठस्थ निगेटिव, स्वतंत्र चिंतन या निष्क्रिय ज्ञान कभी नहीं करना है। क्या हो जाएगा? स्वतंत्र चिंतन हो जाएगा। हमेशा हमें विद्यार्थियों को स्वतंत्र चिंतन के लिए प्रेरित करना ही शिक्षा का उद्देश्य होता है, निष्क्रिय ज्ञान थोड़ी ना है। चलिए अब अंतिम प्रश्न आज का देखते हैं, अधिगम को सुसाधित करने की किस प्रकार किया जा सकता है? बताइए अधिगम को सुसाधित किस प्रकार किया जा सकता है? योग्यता के सत्व दृष्टिकोण को बढ़ाकर, कार्य के उद्देश्य को विद्यार्थियों से साझा न करके साझा करना है, उसको उस उद्देश्य बताना है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है, नहीं, ये गलत है। चिंतन परिवर्तन के मौके प्रदान करना, बिल्कुल चिंतन करने का हमें मौके प्रदान करना है, तब जो है अधिगम बढ़ावा दे सकते हैं हम। अधिगम को सुसाधित कैसे कर सकते हैं? उनके क्रिटिकल थिंकिंग को, उनको चिंतन को बढ़ाएं हम। कैसे? उनको मतलब सोचने का अवसर दें कि इसका क्या आंसर होगा, इस समस्या का कैसे समाधान करना है, इसके वैकल्पिक समाधान युक्तियाँ क्या हैं। तो इस प्रकार बच्चों का अधिगम में विकास हो सकता है। चलिए फिर आज का सेशन यहीं तक। हम नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।